प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको द्वितीय वर्ष वाणिज्य के कंपनी अधिनियम एवं सचिवी पद्धति के सेकंड लेसन को एक्सप्लेन करूंगा। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, उसका इतिहास और वर्तमान में लागू कंपनी अधिनियम 2013 तक के उसका इतिहास के बारे में पिछली बार आपको मैंने बताया था। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, कंपनी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है। आपको भी मालूम है कि व्यवसाय के कई प्रारूप हैं: एकाकी व्यापार, साझेदारी और कंपनी। और वर्तमान समय में मल्टीनेशनल कंपनी, बहुउद्देशीय कंपनी। पहले व्यापार की मात्रा, कर्मचारियों की संख्या, उसका आकार छोटा होता था, इसलिए एकाकी व्यापार होता था। लेकिन वर्तमान समय में आज का जो विश्व है वो एक बाज़ार बन चुका है, जिसमें अधिकांश व्यवसाय आप कह सकते हैं जो बड़े पैमाने पर करते हैं वो कंपनी के माध्यम से किए जा रहे हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है जिसका समावेलन करवाया जाता है। और मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि कंपनी उसे कहा जाता है जिसका समावेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिसका समावेलन हुआ हो। कंपनी वो कहलाएगी जिसमें कंपनी के सदस्य होते हैं, उनकी सार्वमुद्रा होती है, उसका अस्तित्व होता है और कंपनी को विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी अंश पूंजी होती है और जिसकी अंश पूंजी उसके सभी सदस्यों में छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है। आज मैं आपको कंपनी के विभिन्न विशेषताओं के बारे में प्रकाश डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी की कई विशेषताएं हैं। उनमें सबसे पहली विशेषता है कि यह एक समावेलित संस्था है। जैसा मैंने आपको बताया है, कंपनी अधिनियम 1913 या इसके पूर्व के जितने भी कंपनी अधिनियम हैं उनके अंतर्गत यदि किसी कंपनी का समावेलन हुआ है तो वो आपकी कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कंपनी कहलाएगी। इसी प्रकार से कंपनी क्या विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि कंपनी को विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है कि इसका जन्म कानून से होता है और इसकी मृत्यु भी कानून से होती है। इसको जैसे कि एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, ये व्यक्तियों द्वारा स्थापित हो सकती है, लेकिन कंपनी का जन्म चूंकि इसका जन्म कानून से होता है, इसलिए इसे विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। लेकिन यह कृत्रिम व्यक्ति होते हुए भी एक प्राकृतिक मनुष्य की तरह वो सारे काम कर सकती है। जैसे प्राकृतिक मनुष्य अपने साइन करता है, संपत्ति खरीदता है, दूसरे के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है, उसकी राष्ट्रीयता होती है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होते हुए भी उसमें भी वो सारी की सारी विशेषताएं मालूम होती है। वो भी अपनी संपत्ति खरीद सकती है, अपने नाम की सार्वमुद्रा लगा सकती है, उसकी राष्ट्रीयता होती है। केवल ये कि प्राकृतिक मनुष्य शादी कर सकता है लेकिन कंपनी शादी नहीं कर सकती। बाकी सारी की सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत भी वो आपकी निहित होती हैं। तीसरी इसकी विशेषता है अभिदाता। अभिदाता यानी इसके अंतर्गत सदस्य होते हैं। कंपनी निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी दोनों के रूप में हो सकती है। निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक होता है और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होना आवश्यक होता है। इसके बाद में हम अगली विशेषता बता सकते हैं, पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी की एक विशेषता बताई गई कि इसकी संपत्ति का कंपनी का ही अधिकार होता है। इसका अपना एक पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी अलग होती है और इसके सदस्य अलग होते हैं। आपको बहुचर्चित मुकदमा जो सॉलोमन बनाम एंड सॉलोमन कंपनी के अंतर्गत है कि कंपनी की संपत्ति के ऊपर कंपनी का ही अधिकार होता है। सॉलोमन एंड सॉलोमन कंपनी जिसमें एक व्यक्ति था और बाकी उसके परिवार के सदस्य थे, फिर भी
सॉलोमन और कंपनी के बीच में अंतर किया गया था। इसलिए कहा गया है कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कंपनी की संपत्ति के ऊपर केवल कंपनी का ही अधिकार होता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं स्थायी अस्तित्व। कंपनी की विशेषता यह भी बताई गई है कि इसका अस्तित्व जो है वो स्थायी होता है। यानी आपको पता ही है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका जन्म भी कानून से होता है और मृत्यु भी कानून से होती है। इसलिए किसी भी सदस्य के होने या न होने, कंपनी के सदस्य के सभी सदस्यों की मृत्यु भी हो जाए तब भी कंपनी कभी खत्म नहीं होती है। इसके बारे में कहा गया है मैन में गो, मैन में कम, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इसके बारे में एक विद्वान है ग्रोवर, उन्होंने कहा था कि एक बार किसी कंपनी की मीटिंग चल रही थी जिसमें एक बम गिराया गया जिसमें सभी सदस्य मर गए, फिर भी कंपनी का अस्तित्व बना रहा। आप बताइए क्यों बना रहा? इसलिए बना रहा कि इसका जन्म कानून से होता है। जब तक समामेलन रजिस्टर से उसका नाम हटा नहीं दिया जाता विधिवत रूप से, तब तक कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। अगली विशेषता हम इसका बता सकते हैं इसकी सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा यानी यह एक तरीके से उसके हस्ताक्षर की प्रतीक है। जैसे एक प्राकृतिक मनुष्य अपने किसी भी कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल तभी होता है, किसी भी पत्र, परिपत्र, रजिस्टर इत्यादि के लिए, जब उसमें उसके साइन होते हैं। ठीक इसी प्रकार से कंपनी की भी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है जो उसके हस्ताक्षर के प्रतीक है। कंपनी की ओर से जो भी प्रलेख, प्रपत्र जारी किए जाते हैं, जब तक उसकी सार्वमुद्रा लगी हुई है, इसका मतलब वो अधिकृत रूप से कंपनी की ओर से जारी किया गया है। इसी प्रकार से इसकी अगली विशेषता है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व से तात्पर्य यहाँ पे यह है एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, अर्थात उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही राशि वसूल की जा सकती है, उससे ज़्यादा उनका दायित्व नहीं होता है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर किसी व्यक्ति के पास में 100 शेयर हैं और एक अंश की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, तो 100 × 10 मल्टीप्लाई बाई 10 1000 रुपये तक ही उसका दायित्व है, इससे ज़्यादा उसका दायित्व वसूल नहीं किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि साझेदारी होती है या एकाकी व्यापार होता है तो उसमें उनका असीमित दायित्व होता है। इसी प्रकार से अगली विशेषता है कंपनी की अंश पूंजी। प्रत्येक प्रकार की कंपनी के अंतर्गत अंश पूंजी होती है। यद्यपि बगैर अंश पूंजी के भी कंपनी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः कंपनी की अंश पूंजी होती है जो छोटे छोटे भागों के अंतर्गत विभक्त होती है, बटी हुई होती है। इसी प्रकार से अगली विशेषता है हस्तांतरणीय अंश। यानी किसी भी सार्वजनिक कंपनी के अंश जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। कोई भी सदस्य अंश को अपने बाजार के रेट के ऊपर वो बेच सकता है, इसलिए कहा जाता है उसके अंश हस्तांतरणीय है। इसी प्रकार से अभियोग क्षमता, जैसा मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूं कि यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। जिस प्रकार से एक प्राकृतिक मनुष्य दूसरे के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है, इसी प्रकार से कोई भी कंपनी दूसरे के ऊपर भी विवाद दायर कर सकती है, इसलिए इसके अभियोग योग्यता इसके बारे में कहा गया है। इसी प्रकार से अगली विशेषता है अनुबंध करने की क्षमता। कंपनी प्राकृतिक मनुष्य होते हुए भी, कृत्रिम व्यक्ति होते हुए भी इसमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार से एक वयस्क व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसी प्रकार से कंपनी भी अपनी संपत्तियों को खरीद के लिए, बिक्री के लिए, माल के लिए किसी भी कर्मचारी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ अनुबंध करने की क्षमता भी आपके रखती है। इसी प्रकार से अगली विशेषता इसके अंतर्गत बताया गया है प्रबंध की दल। इसका जो प्रबंध किया जाता है वो आपके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। संचालकों की संख्या अलग अलग आपके निर्धारित की गई है। निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होना आवश्यक होता है और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से आप इसकी राष्ट्रीयता, किसी भी कंपनी की जिस प्रकार से एक मनुष्य की राष्ट्रीयता की पहचान होती है, वो इंडियन है, वो अमेरिकन है, वो रशियन है, ठीक इसी प्रकार से कंपनी के समावेलन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी देशी कंपनी है या विदेशी कंपनी है। जो अपने देश के अंतर्गत उसका समावेलन होता है वो आपके अब कह सकते हैं कि वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। इसी प्रकार से अन्य विशेषताओं के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये एक नागरिक नहीं है। नागरिक के रूप में होते हुए भी ये नागरिक के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है, माल और सेवाओं का व्यवसाय करती है, इसका सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। ये हम कंपनी की प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं। आज के लेसन में यही, कल मैं आपको कंपनी का निर्माण किस प्रकार से होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसके बारे में विचार करूंगा, आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।